हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू रैंक मंत्रा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि हमारा है फेडरलिज्म। हम समझेंगे कि फेडरलिज्म बेसिकली होता क्या है। उससे पहले हम थोड़ा सा अगर चर्चा करें, तो उससे पहले अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, कि जो भी गवर्नमेंट हमारा रूल करता है, ठीक है, तो उसका एक फॉर्म होता है जो कि हमारे संविधान में क्या होता है, लिखा रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, लिखा होता है कि गवर्नमेंट जो है बेसिकली वो किस तरीके से रूल करेगा। रूल करने का मतलब है कि जो सेंटर है, जो फिर या फिर स्टेट है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हमारे कंट्री को देखा जाए, इंडिया को, या फिर किसी भी छोटे छोटे राज्यों से मिलके बेसिकली क्या बना है, पूरा एक कंट्री का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, जो कि हम इंडिया, बेसिकली हम क्या किया है कि इंडिया का कंसेप्ट हमारे यहाँ पहले आया है और हमने उसमें क्या किया है, राज्य को बेसिकली इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसा होगा, यह हमारे संविधान में लिखा होता है। और उसके बेसिस पर कि कैसा मतलब गवर्नमेंट का रिलेशन होगा सेंटर और स्टेट का, उसके बेसिस पर बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट को हम लोग दो लेवल, दो अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो हमारा होता है यूनिटरी, दूसरा होता है फेडरल, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट बेसिकली सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसा होगा, उसके बेसिस पर हम दो तरीके से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा यूनिटरी सेटअप होता है और दूसरा क्या होता है, फेडरल सेटअप होता है, ठीक ठीक है। तो फेडरल सेटअप और यूनिटरी सेटअप में अंतर क्या है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, यूनिटरी गवर्नमेंट में बेसिकली क्या होता है कि जितना भी पावर होगा, ठीक है, किसी कंट्री को चलाने के लिए जो भी पावर चाहिए या फिर जो भी पावर होगा, वो सारा किसके अंडर कंट्रोल में होगा, तो वो सारा पावर जो वेस्टेड होगा वो आपके सेंटर के पास होगा। यानी कि सेंटर अथॉरिटी जो होगा, जो सेंटर में बेसिकली जो अथॉरिटी होगा, उसके अंडर में सारा क्या होगा, पावर होगा। अगर उस सेटअप पे कोई गवर्नमेंट चलता है जिसका सारा पावर क्या है, सेंटर के अंडर कंट्रोल है, तो उस सेटअप ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी भी अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ इंडिया में, इंडिया नहीं, हमारे यहाँ है ब्रिटेन, जापान, ठीक है, चाइना। चाइना तो खैर एक पार्टी से ही चलता है, तो पर फिर भी क्या है, यूनिटरी सेटअप है, ठीक है। सारा पावर किसके अंडर कंट्रोल में है, सेंटर के अंडर कंट्रोल में है, ठीक है। फ्रांस हो गया, ये सब सारी जो कंट्री है, ये सारा किससे चलता है, यूनिटरी सेटअप से। यानी कि इसमें स्टेट का कुछ ज्यादा रोल नहीं होता है। जो भी लोकल इशू हो या फिर कोई भी क्या बोलते हैं, मतलब कंट्री के लेवल पे कोई भी इशू हो, सारे इशू को डील कौन करता है, सारा मैक्सिमम सारा पावर किसको दिया जाता है, तो सेंटर को दिया जाता है। अगर वही हम बात करें फेडरलिज्म का, तो फेडरलिज्म में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है कि पावर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंटर, यानी कि यूनियन, और स्टेट, ठीक है। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड किया जाता है। कुछ पावर सेंटर के हाथों में दिया जाता है और कुछ पावर केवल क्या होता है, स्टेट के हाथों में दिया जाता है। ये कोर आइडिया है किसका, फेडरल का, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का, सेंटर और स्टेट। तो अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें तुम्हारा यूएसए है, ठीक है। यूएसए बेसिकली क्या है, प्योर फेडरल कंट्री है, ठीक है। यानी कि इसमें सेंटर और स्टेट का जो पावर है वो बिल्कुल क्या है, डिवाइड है, अलग अलग, ठीक है। अब अगर हम बात करें फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, तो फेडरलिज्म अभी हम लोग पीछे भी समझ चुके हैं। फेडरलिज्म क्या है, तो फेडरलिज्म, फेडरल गवर्नमेंट बेसिकली एक सिस्टम है। फेडरलिज्म एक सिस्टम है जिसमें पावर जो होता है डिवाइड होता है किसके किसके बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में। जो भी पावर होगा वो डिवाइड होगा यूनियन और स्टेट के बीच में, ठीक है। और इस सिस्टम के अंदर, फेडरलिज्म के सिस्टम के अंदर, देखिए सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, अभी एक थोड़ा सा हम बात बता देते हैं। फेडरलिज्म जो है, इसका कोर आइडिया क्या होता है, कोर बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, हम इसको ये समझेंगे। और फिर हम अपने कंट्री पर, इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी क्या देखेंगे कि इंडिया जो है उसमें किस तरह का सेटअप है, इंडिया के अंदर जो सेटअप है वो कौन से तरीके का गवर्नमेंट का सेटअप है, इसको हम समझेंगे। बेसिकली होल आइडिया इस चैप्टर का यही है। तो सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है, ठीक है। फेडरलिज्म के अंदर जो सेटअप होता है वो किस तरीके का होता है। तो इस सिस्टम में क्या है कि जो सेंटर है वो मैक्सिमम पावर, जो भी इश्यूज होता है कंट्री के लेवल पे, इंटायर कंट्री के लेवल पे, वो सारा कौन देखता है, तो वो सारा हमारा देखता है सेंट्रल गवर्नमेंट। यही अगर हम बात करें लोकल जो भी कंसर्न है, यानी कि लोकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे स्टेट में जो भी प्रॉब्लम्स होगा, उसको कौन देखेगा, हमारा जो भी लोकल गवर्नमेंट होगा वो उसको डील करेगा। और जो भी इंटायर कंट्री के लिए प्रॉब्लम होता है वो कौन डील करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगा। ये बेसिकली कोर आइडिया है किसका, फेडरलिज्म का, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि
फेडरलिज्म का फीचर्स क्या क्या होते हैं, कैसे आप समझिएगा कोई कंट्री जो है वो फेडरल है, ठीक है, वो कितना फेडरल है या फिर फेडरल नहीं है या फिर यूनिटरी है, तो इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस कंसेप्ट को ऐसे समझते हैं। तो सबसे पहला है, अगर हम बात करें इसके फीचर्स का, तो सबसे पहले तो दो लेवल का गवर्नमेंट होगा, ठीक है, और दोनों लेवल का जो गवर्नमेंट होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, उसका अपना अपना स्फेयर होगा, ठीक है, ये अपना और इधर अपना, दोनों का अलग अलग रूल है, इसका अपना रूल बुक है, इसका अपना रूल बुक है, कोई एक दूसरे में इंटरफेयर इसमें नहीं करेगा, ठीक है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव लेवल पे हो, ठीक है। और जितना भी जो भी गवर्नमेंट का लेवल है, यानी दो गवर्नमेंट का जो भी लेवल होगा, उस पर जो टैक्स का बेस होगा वो सब पर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, यानी कि टैक्स का जो कलेक्शन का बेस है वो सबका अपना अपना क्या हो सकता है, आइडिया हो सकता है, कोई भी स्टेट सेंटर में इंटरफेयर नहीं करेगा और सेंटर स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये फेडरलिज्म का सेकंड फीचर है। थर्ड फीचर की अगर बात करें तो जो भी हम पावर डिराइव करेंगे गवर्नमेंट का, यानी जो भी पावर गवर्नमेंट को दिया जाएगा वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से दिया जाएगा, ठीक है, यानी लिखित संविधान से बेसिकली क्या किया जाएगा, पावर को दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म के लिए क्या एग्जिस्ट होना चाहिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। पांचवा है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए, जो अगर कभी कंफ्लिक्ट होगा दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट में, कभी भी कंफ्लिक्ट एराइज होता है तो उसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। देखो हमारे यहाँ जैसे है ना, गवर्नमेंट का फॉर्म जो होता है, सेटअप बेसिकली जो हम बोलते हैं वो क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो यहाँ पे जुडिशियरी जो है, ठीक है, ये जुडिशियरी हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, ठीक है। ये जो होते हैं जो लॉ बनाते हैं, लेजिस्लेट करते हैं, ये लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। और जुडिशियरी क्या करता है कि जब भी कंफ्लिक्ट होता है किसी लॉ के बीच में, ठीक है, चाहे वो आम लोगों के बीच में हो, चाहे वो किसी सेंटर और स्टेट के बीच में हो, तो उसको बेसिकली वो क्या करता है, डील करता है। और ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं होता है, चाहे वो स्टेट हो या फिर सेंटर हो, ठीक है। पांचवा पॉइंट, अब बेसिकली आइडिया ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्यों हमको फेडरल स्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि फेडरलिज्म क्यों जरूरी है, यूनिटरी क्यों नहीं, या फिर यूनिटरी क्यों, फेडरलिज्म ही क्यों चाहिए, ठीक है। तो फेडरलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि फेडरलिज्म क्या करता है कि टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, यानी कि हमारे कंट्री के सेफ गार्ड को प्रमोट करता है, बेसिकली हमारे कंट्री के एकता को, अखंडता को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा कंट्री बना है उसमें अब बेसिकली क्या है कि देखो, हमारे यहाँ पे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ पे रीजनल डाइवर्सिटी बहुत है, यानी कि अलग अलग क्या है, कल्चर के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, तो उसमें बहुत सारा डाइवर्सिटी है, ठीक है। हर छोटे छोटे जगहों पर हर कुछ किलोमीटर्स पे हमारा क्या होता है, मतलब व्यवहार बदल जाता है, लोगों का रहने सहने का तरीका, लोगों का जो कल्चर होता है वो थोड़ा बहुत क्या करता है, चेंज करता है। ये इंडिया की बातें हम कर रहे हैं। तो अगर उसको यूनाइट रखना है तो पावर को आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सारा पावर हम सेंटर के हाथों में दे देंगे, ठीक है, तो सेंटर बेसिकली वो समझ नहीं पाएगा कि स्टेट में रीजनल डाइवर्सिटी कैसा है, तो फिर हम कंट्री के यूनिटी को बना के नहीं रख पाएंगे। इसीलिए मेन ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म का कि कंट्री के एकता को बना के रखे, ठीक है, कंट्री को सेफ गार्ड करे, ठीक है, टूटने ना दे। और जो भी रीजनल डाइवर्सिटी है, ठीक है, उनका जो भी इशू है उसको क्या किया जाए, हर लेवल पे क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, ठीक है। ये बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म का। अब अगर हम बात करें कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, ठीक है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो देखिए, फेडरलिज्म को अगर हम बात करें तो रियल मैटर में अगर हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में देखें, अपने कंट्री के अंदर अगर हम देखें, तो द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसका जो नेचर है उसके हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, रियल सक्सेस देख सकते हैं अपने फेडरलिज्म का। अब हम कंट्री की बातें कर रहे हैं, ठीक है, अपने फेडरलिज्म का रियल सक्सेस हम लोग देख सकते हैं कैसे। तो देखिए हमारे यहाँ पे सब लोग फ्री है, ठीक है, फ्री टू क्या है, इलेक्ट, ठीक है, कहीं पर भी सेंटर स्टेट कहीं पर भी हम क्या हुआ है, इलेक्ट होने के लिए बेसिकली हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, ठीक है, यानी जो पॉलिटिक्स है वो उसमें डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है, यानी कि लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। ये बेसिकली हमारे सिस्टम में क्या है, आइडिया है, बेसिकली होल आइडिया है। और ये इंश्योर करता है किसका, किसका स्पिरिट इंश्योर करता है, तो फेडरलिज्म के स्पिरिट को क्या करता है, इंश्योर करता है। ये हमारे डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है और डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, ठीक है, जो भारत का एकता और अखंडता है कंट्री का, ठीक है, वो बेसिकली डिजायर जो है वो फुलफिल करता है, बिकेम द शेयर आइडियल्स इन आवर कंट्री, ठीक, हमारे कंट्री का एकता और अखंडता बेसिकली बनाए रखता है। और यही यही कोर आइडिया है किसका,
फेडरलिज्म का। ये बेसिकली कोर आइडिया है। तो हमारे यहाँ फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं हम किसके बेसिस पे, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और यही जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है ये इंश्योर करता है किसका, फेडरलिज्म के स्पिरिट को, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और लिविंग टुगेदर, ठीक है ना। ये जो हमारे कंट्री के अंदर है ये बनाए रखता है। अब देखिए इसमें कुछ क्या होते हैं, गवर्नमेंट और स्टेट, और अगर हम बात करें सेंटर का, तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो अलग अलग क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है स्टेट्स और गवर्नमेंट का। क्योंकि हम बताया ना कि जब फेडरलिज्म का कंसेप्ट है, फेडरलिज्म का अगर कंसेप्ट है, तो फेडरलिज्म में क्या है कि पावर डिवाइड है स्टेट और किसके बीचों में, सेंटर के बीच में, ठीक है। तो देखो कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे तुम्हारा डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, ये सब जो है ये सारा कौन देखता है, ये मैक्सिमम जो है वो देखते हैं हमारे नेशनल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और जो भी लोकल लेवल पे जो इशू होता है वो सारा कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप इस इमेज को देखिएगा तो ये बेसिकली बैलेंस है, यानी कि जो पावर है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में, फेडरलिज्म में पावर को क्या किया जाता है, बेसिकली बैलेंस किया जाता है, ठीक है। कि देखो ये सारे स्टेट्स मिलके क्या कर रहा है, इस पावर को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहा है। तो बैलेंसिंग ऑफ बेसिकली क्या है, पावर है। और किसी कंट्री में इतना ज्यादा डाइवर्सिटी हो तो बैलेंसिंग ऑफ पावर हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है, पावर बैलेंस होना चाहिए। अब देखिए ये हमारे पास लिस्ट है कुछ, ठीक है। देखो इंडिया में अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें, इंडिया की अगर हम चर्चा करें, केवल इंडिया, तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो सेंटर स्टेट का पावर तो डिवाइड है ही, साथ में कुछ ऐसे भी हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है, तो लोकल लेवल को, लोकल चीज़ों को देखते हुए हमारे यहाँ पे पावर को कुछ क्या रखा है, कॉन्करेंट लिस्ट में भी रखा गया था। हमारे यहाँ पे इंडिया में तीन तरह का लिस्ट होता है, एक सेंट्रल लिस्ट होता है यानी कि यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, और एक क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ये बेसिकली लिखित है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है हमारा लिखा हुआ है कि कौन सा पावर सेंटर के पास होगा, कौन सा पावर स्टेट के पास होगा, और कौन सा पावर बेसिकली दोनों, यानी दोनों मिलकर उसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, उस जो भी है, जो भी पावर है उसको दोनों मिलकर क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे है यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करेंगे, तो डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये सारा पावर किसके अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या बना सकेगा, इस पर लॉ बना सकेगा, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है। अब डिफेंस में बिहार यूपी का स्टेट कुछ नहीं कर सकता है, जो भी इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स, नेवी है, जो भी हमारी फोर्सेस हैं, ठीक है, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, फॉरेन का जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे जो भी हैं, कम्युनिकेशंस है, इन सब पे डील कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट। अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट इसमें पावर बनाता है, इसमें कोई और इंटरफेयर यानी कि सेंटर इंटरफेयर हमारा इसमें नहीं कर सकता है। पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, ठीक है। ये सब जो मामला है किसके अंदर आता है, स्टेट के अंदर। और कुछ ऐसे हैं जो दोनों मिलके बेसिकली ज्वाइंटली मेक्स लॉ, ज्वाइंटली मिलके क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, ठीक है, ट्रेड दोनों में बेसिकली आता है। कुछ चीज़ों में, कुछ हिस्सों में ट्रेड जो होता है वो केवल स्टेट की अथॉरिटी होती है, और कुछ में दोनों, ठीक है। मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब सारा किसके अंदर आता है, कॉन्करेंट। यानी कि देखो ये जो स्पेयर आप देख रहे हैं, इस स्पेयर में जो ये वाला हिस्सा है ये बेसिकली दोनों मिल के क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। पर ये जो हिस्सा है इसमें ना स्टेट इंटरफेयर करेगा, और ये जो हिस्सा है इसमें ना सेंटर बेसिकली क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इंडिया को ऐसा क्या है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है, यानी कि हमारे पास ऐसा कौन सा सेटअप है जो हमारे पास फेडरल सेटअप बनाता है इंडिया को, ठीक है। तो सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इंडिपेंडेंस के टाइम से चले, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना डिक्लेयर कर दिए इंडिया का एज यूनियन ऑफ स्टेट, हमने क्या बोला था कि जो हमारा कंट्री है वो कैसा है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यानी कि हमारे कंट्री में जो स्टेट्स हैं उनसे मिलके क्या बनाया गया, बेसिकली उनको मिला के, यूनियन हमारा पहले से है उसको मिला के बनाया गया, ठीक है। ऑल दो भले हम बोल देते हैं कि यूनियन है, तो हमारा सेटअप कैसा होना चाहिए था, इन जनरल यूनिटरी, यानी कि सारा पावर किसके अंदर होना चाहिए था, सेंटर के पास, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ऑल दो इट डिज नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, हम लोगों ने फेडरेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, पर इंडियन जो यूनियन है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या, फेडरलिज्म, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो संघवाद है, फेडरलिज्म है, उसको बेसिकली बोला जाता है क्वासी फेडरलिज्म, ठीक है। मतलब संघवाद तो है, पर फेडरल का बेसिकली क्या है कि पावर बिल्कुल डिवाइड होगा, पर हमारे यहाँ पे पावर बिल्कुल डिवाइड है, लेकिन कुछ पावर हम क्या दिए हैं, दोनों को दिए हैं।
तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके का फेडरलिज्म है। हम अपने कोर आइडिया को बेसिकली जो इंडिपेंडेंस के समय हमारा जो आइडिया था उसको भी हम लेके क्या किया है, इस फेडरलिज्म में हम लोगों ने अपना डाला है। ठीक है, तो स्टेट और पावर के पास स्टेट और सेंटर के पास पावर तो अलग अलग है, पर कुछ पावर्स ऐसे हैं जो दोनों मिलके क्या करेंगे, डील करेंगे। वो डिपेंड करता है क्योंकि हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत है। ठीक है, उसके बेसिस पर हमारा जो फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो बाकी कंट्री से क्या है, थोड़ा सा अलग है। जैसे अमेरिका से हमारा क्या है स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, पर हम लोग कोर आइडिया क्या रखते हैं, इंडिया यूनियन होने के बावजूद भी हमारा जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, फेडरलिज्म पे। ठीक है, यानी कि स्टेट और सेंटर के पास क्या है, पावर है, लेकिन कुछ पावर दोनों के पास है। ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर टू टीयर सिस्टम, हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या किया गया था, दो टीयर का बेसिकली सिस्टम बनाया गया था। जैसे फेडरलिज्म का जो मूल कंसेप्ट है, जो मतलब मेन कंसेप्ट है कि दो टीयर का क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे हमारे यहाँ पे पहले एक यूनियन गवर्नमेंट था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बाद में हम लोगों ने एक और लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बनाया, क्योंकि स्टेट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे अलग अलग क्या है, बहुत सारे चेंजेस हैं, लैंग्वेज में चेंज है, उनके कल्चर में थोड़ा बहुत चेंज है। तो उसको देखते हुए भी हम लोगों ने क्या किया, एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनाया। यानी कि अब फेडरलिज्म में हमने अपना, ठीक है, जो अपना मिर्च मसाला होता है, अपना जो कोर आइडिया होता है उसको लेके आए। ठीक है, ये बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल है। ठीक है, थर्ड टीयर जो है उसको हम लोगों ने क्या किया, लेके आया, और इसमें हम लोगों ने क्या बनाया, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, पंचायत और क्या बनाया, म्यूनसिपैलिटी। तो हमारे यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया को फेडरल तो हम बनाते हैं, पर उसमें क्या है, अपना जो एक होता है ना, कि हमारा जो फेडरलिज्म का तरीका है वो हमारे कोर प्रिंसिपल पे क्या करता है, मतलब निर्भर करता है, डिपेंड करता है कोर प्रिंसिपल पे। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं से जो ये आपका जो थर्ड टीयर आता है, ये बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन लेके आता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्री का मतलब है पावर को हम डिवाइड करेंगे लोकल लेवल तक, बिल्कुल। ठीक है, टू टीयर का हमारा गवर्नमेंट था पहले से, हम लोगों ने क्या किया, अमेंडमेंट किया। ठीक है, अपने संविधान में संशोधन किया, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इससे हम लोगों ने क्या लाया, जो भी गांव और शहरी जो इलाका होता है, ठीक है, ग्रामीण और शहरी इलाका होता है, उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगा। तो देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पीछे का प्रिंसिपल क्या था, तो यही प्रिंसिपल था कि हर स्टेट वाइज भी, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखेंगे, तो लोगों की जो जरूरतें हैं, यानी लोगों का जो कंसर्न है, ठीक है, वो जो लोगों का इशू है वो बेसिकली क्या है, अलग अलग है। इसके वजह से हम लोगों ने टू टीयर के साथ, ठीक है, एक और टीयर को हम लोगों ने लगा दिया, और हम लोगों ने क्या बनाया, थर्ड टीयर गवर्नमेंट बनाया। ठीक है, और हमारा जो फेडरलिज्म है, यानी कि हमने अपने पावर को सिर्फ सेंटर और स्टेट तक ही लोग सीमित नहीं रखा, हमने अपने पावर को और नीचे लेवल तक भी क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, यानी कि फेडरलिज्म में भी कोर जो आइडिया है फेडरलिज्म का, उससे भी हम एक कदम क्या चले गए, आगे चले गए। बेसिकली ये हमारा मोटो था। और इसे हम कब किया है, तो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट में हम लोगों ने क्या बनाया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया है। ठीक है, कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी जो है वो बेसिकली बनाया जाएगा। ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट जो है वो लोकल इशू को क्या करेंगी, सॉल्व करेंगी। ये बेसिकली आइडिया था हमारे महात्मा गांधी जी का। ठीक है, और इससे हम लोगों ने क्या लिया, डिसेंट्रलाइजेशन। गांधी जी का हमेशा बिलीव था कि बेसिकली हम क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइज अप्रोच को हम लेंगे। ठीक है, डिसेंट्रलाइज अप्रोच का मतलब है कि बिल्कुल लोकल स्तर से हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। जितने भी हमारे यहाँ हुए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें, तो सबने कहा है कि अगर आप गांव से विकास शुरू कीजिएगा, ठीक है, और आप शहरों तक जाइएगा, तो फिर आपका विकास सही मायने में होगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ शहरों का विकास कीजिएगा तो कभी भी आपका जो कंट्री है वो ओवरऑल विकास नहीं कर पाएगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने 73rd और 74th अमेंडमेंट करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या किया, हम लोगों ने बनाया। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा और फेडरलिज्म को डिस्कस करेंगे, थोड़ा अभी तो मतलब आपके एनसीईआरटी के हिसाब से यही है, और थोड़ा सा अगर हम फेडरलिज्म को बात करेंगे, तो फेडरलिज्म में एक टर्म होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, बस एक छोटा सा टॉपिक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जब सेंटर और स्टेट दोनों आपस में कोऑपरेट करके, ठीक है, अगर रूल करते हैं, यानी कि कंट्री को हमारे चलाते हैं, और हमारे देश में जो है जो भी विकास का जो काम है उसको अगर सही तरीके से करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कोऑपरेटिव यानी कि एक दूसरे को क्या करके, कोऑपरेट करके हम जब चलाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक आइडिया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, कि आप स्टेट और सेंटर जो है, जैसे हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ पे जो है, ये जो आप स्फेयर देखे हैं, तो हमारे यहाँ पे ये जो कॉन्करेंट लिस्ट वाला है वो बेसिकली क्या दर्शाता है,
कि जो सेंटर और स्टेट है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या करके चल रहा है, इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आइडिया को लेके चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर में। अब मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।